की इन सब की डेफिनेशन आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई मिल जाएंगी। अब ये जो मेरा CO2 है ये डायरेक्टली गैस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म को एस्केप करके लिक्विड में ना जाते हुए ये CO2 मेरा सॉलिड से डायरेक्टली गैस में क्यों चला गया। तो चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, अगर सपोज मेरा कोई सब्सटेंस है, वो मेरा सब्सटेंस प्रेजेंट है सॉलिड स्टेट में, और वो सब्सटेंस अगर कन्वर्ट हो गया लिक्विड के स्टेट में, तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे वो सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो गई। तो ये जो इसका स्टेट का जो चेंज होना है सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस में या फिर गैस से आता है मेरा सॉलिड में, तो ये जो मेरे सब्सटेंस की जो स्टेट चेंज हो रही है इसी को हम कहते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो सपोज अगर मेरा कोई सब्सटेंस है जो मेरा सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, अगर वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। अगर कोई लिक्विड में मेरा सब्सटेंस प्रेजेंट है वो अगर कन्वर्ट होता है गैस में तो हम उसको कहते हैं वेपोराइजेशन या फिर इवेपोरेशन। और अगर कोई सब्सटेंस कोई मैटर हमारा गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है और वो कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर तो हम उसको कहते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड से अगर हमारा कोई कन्वर्ट होता है सॉलिड के अंदर तो हम उसको कहते हैं फ्रीजिंग। और अगर कोई हमारा सब्सटेंस है, कोई हमारा मैटर है जो सॉलिड से डायरेक्टली हमारा गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो हम उसको कहते हैं सब्लिमेशन। लिक्विड स्टेट को एस्केप करके कोई हमारा मैटर सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस के अंदर तो हम उसको कहते हैं सब्लिमेशन। और अगर कोई हमारा सब्सटेंस, कोई हमारा मैटर डायरेक्टली गैस से अगर कन्वर्ट होता है सॉलिड के अंदर तो उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। तो अब देखो ये कन्वर्जन कैसे होता है उसको हम समझेंगे। तो अब सपोज अगर मेरा कोई सॉलिड है, अगर इस सॉलिड को मैंने क्या किया, इस सॉलिड को मैंने नीचे से हीट प्रोवाइड की, तो अब अगर मैंने इस सॉलिड को नीचे से हीट प्रोवाइड की तो क्या होगा, ये जो मेरे सॉलिड के अंदर जो मेरे एटम्स है, एटम्स इस थर्मल एनर्जी को इस टेम्परेचर, अब मैं यहाँ से इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो एटम्स है ये थर्मल एनर्जी को गेन करेंगे। अब अगर ये एनर्जी को गेन करेंगे, थर्मल एनर्जी को ये गेन करेंगे, तो इस एटम्स के अंदर क्या हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएंगी। अब अगर इनके, अब सॉलिड के अंदर जब वो हमारे जो एटम्स होते हैं वो अगर एनर्जी को गेन करते हैं तो क्या होता है, वो वाइब्रेशन का मोशन शो करते हैं। अब जो हमारा सॉलिड है उसका स्ट्रक्चर मेंटेन क्यों होता है, अब सपोज अगर हमारा ये सॉलिड है तो इसका स्ट्रक्चर मेंटेन क्यों होता है, इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो फोर्स होते हैं इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। अब जैसे ही मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, इस एटम्स ने मेरे थर्मल एनर्जी को गेन किया, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो इसकी वजह से इन्होंने वाइब्रेशन का मोशन शो करना स्टार्ट किया। तो वाइब्रेशन की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के जो फोर्सेस है वो फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगे। अब अगर इनके फोर्स अगर ब्रेक हो गए तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। इसका मतलब जो हमारा सॉलिड है वो सॉलिड, हमारा सब्सटेंस जो है हमारा सॉलिड, वो कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट में। अब जैसे ये मेरा जो ये सॉलिड है वो सॉलिड का कन्वर्जन होगा लिक्विड स्टेट में, तो यहाँ पे हमारी स्टेट जो है वो चेंज हो गई। तो देखो अगर यहाँ पे जो सॉलिड, इसके अंदर मेरे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के फोर्स प्रेजेंट थे, तो लिक्विड के अंदर भी कुछ ना कुछ हमारे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के फोर्स प्रेजेंट हो गए। यहाँ पे ब्रेक हुए लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो लिक्विड के अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के फोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब सपोज अगर मैंने इसको भी यहाँ से मैंने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इसको भी मैंने इसको यहाँ से हीट प्रोवाइड की, तो क्या होगा, ये जो मेरे लिक्विड्स के मॉलिक्यूल है ये भी हीट को गेन करेंगे, ये भी एनर्जी, इनकी भी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और ये भी वाइब्रेशन का मोशन शो करेंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, एक एक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर का जो, अब ये लिक्विड के अंदर जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के जो फोर्सेस है वो भी ब्रेक हो गया और एक एक मॉलिक्यूल से यहाँ से एस्केप हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरा लिक्विड है वो कन्वर्ट हो गया गैस के फॉर्म में। तो अब देखो सपोज अब हमने क्या किया, सपोज हमने ये ले ली हमारी वाटर वेपर, हमने इस कंटेनर के अंदर ले ली। अब इस कंटेनर के अंदर क्या, इस कंटेनर के अंदर हमारी स्टीम है जो कि हमारी वाटर वेपर है। अब इस कंटेनर को मैंने क्या किया, इस कंटेनर को मैंने कूल वाटर के अंदर डाल दिया। ये बीकर में जो है ये मेरा कूल वाटर, और इसके अंदर मैंने स्टीम को यानी कि मेरे वाटर की वेपर को मैंने इस कंटेनर के अंदर डाल दिया, कूल वाटर के अंदर। अब ये जो मेरी स्टीम है इसका टेम्परेचर ज़्यादा, इसके अंदर हीट है, और ये जो मेरा बीकर है, इस बीकर के अंदर क्या है, इस बीकर के अंदर जो मेरे वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कूल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो क्या करेगा, ये जो मेरे कंटेनर के अंदर जो मेरी स्टीम है वो क्या करेगी, अपनी हीट को लूज करेगी। अब जैसे ये इसकी हीट को लूज करेगी, इसका मतलब इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, इस गैस फॉर्म में जो मेरी स्टीम प्रेजेंट है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उनकी जो हीट है वो लूज होगी, इसका मतलब इनकी एनर्जी लूज होगी। तो जो फोर्सेस हमने यहाँ पे ब्रेक किए थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इस कंटेनर के अंदर जो मेरे गैस फॉर्म में जो मेरे वाटर की वेपर प्रेजेंट है उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने हीट को लूज कर दिया। तो अब ये जो मेरा स्टीम है, ये जो मेरी स्टीम है वो आ जाएगी मेरे लिक्विड के फॉर्म में। अब ये मेरी जो वाटर की वेपर थी वो मेरी वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि आ गई मेरी लिक्विड स्टेट में। अब यहाँ पे भी मेरी स्टेट चेंज हो गई, गैस से मेरी स्टेट हो गई यहाँ पे लिक्विड। तो अब क्या किया मैंने, ये जो लिक्विड है इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने रख दिया फ्रीज के अंदर। अब जैसे ही मैंने इस लिक्विड को मैंने इसको फ्रीज के अंदर रख दिया तो क्या होगा, ये जब मेरा फ्रीज जो है, मेरा फ्रीज इस सिस्टम को कूल करेगा।
जैसे जैसे इस सिस्टम का टेम्परेचर यानी कि मेरे वाटर का टेम्परेचर कम होते जाएगा, अगर जब मेरा 0 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर आ जाएगा एक पॉइंट पे, और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर आ गया तो क्या होगा, ये जो मेरा जब मेरा इसका टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस आएगा तो क्या होगा, ये जो मेरा वाटर है, ये जो मेरा लिक्विड है, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये मेरा जो लिक्विड है, जो मेरा वाटर है, वो आ जाएगा मेरा आइस के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे भी मेरी स्टेट चेंज हो गई। यहाँ पे लिक्विड टू आइस मतलब यहाँ पे लिक्विड टू सॉलिड मेरी स्टेट यहाँ पे आ गई। तो अब देखो, ये जो मेरा सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। ये जो हमारा लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन है इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन या फिर इवेपोरेशन या फिर वेपोराइजेशन। और ये जो हमारा गैस टू लिक्विड में कन्वर्जन था इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, जो कि हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस में। और ये जो हमारा लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्जन था इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो इसके बाद हम देखेंगे सब्लिमेशन को। तो सब्लिमेशन को जो है, हम सब्लिमेशन को इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो अब देखो सब्लिमेशन में क्या होता है। अब देखो सब्लिमेशन में जो हमारा सॉलिड स्टेट में अगर हमारा कोई मैटर प्रेजेंट है तो वो सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाता है उसका गैस फॉर्म में। अब देखो सपोज हमने लिया CO2 को, हमने लिया उसको, हमने एक्सट्रीमली कूल कंडीशन में रखा और इसी की वजह से वो किस फॉर्म में आ गया, हमारा CO2 आ गया ड्राई आइस की फॉर्म में, हमारा CO2 यहाँ पे आ गया। अब देखो ये जो हमारा CO2 है, ये हमारा जो CO2 है वो सॉलिड स्टेट में है क्योंकि ये ड्राई आइस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जैसे मैं इस CO2 को यहाँ से बाहर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा CO2 गैस के फॉर्म में। अब ये जो मेरा CO2 है ये डायरेक्टली गैस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म को एस्केप करके, लिक्विड में ना जाते हुए ये CO2 मेरा सॉलिड से डायरेक्टली गैस में क्यों चला गया। तो जो हमारा CO2 होता है वो CO2 का जो नेचर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या फिर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम देखें तो हमारा जो CO2 है उसका नेचर है गैस स्टेट में प्रेजेंट होने का। मतलब CO2 का जो नेचुरली जो उसका फॉर्म होता है वो गैस के स्टेट में वो प्रेजेंट होता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस CO2 को यहाँ पे फोर्सफुली हमने उसको सॉलिड स्टेट में यानी कि ड्राई एक्सट्रीमली कूल कंडीशन में रख के हमने उसको ड्राई आइस के फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो वो क्या करेगा, उसके नेचुरल स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड को एस्केप करके जो उसकी नेचुरल स्टेट है उसमें वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ से एक्सट्रीमली कूल कंडीशन से हम अगर इसको निकालेंगे, ड्राई आइस ऑफ CO2 अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे गैस के फॉर्म में। और अब जब हमारा ये जो सॉलिड टू गैस में कन्वर्जन होता है तो हम इसी को कहते हैं हम सब्लिमेशन। और अगर हम इस CO2 के गैस को अगर फिर से हम इसी कंडीशन में लेके आए, एक्सट्रीमली कूल कंडीशन में अगर हम इसको लेके आए तो क्या होगा, ये हमारा CO2 फिर से इसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा और हमारा CO2 जो है वो ड्राई आइस के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को गैस टू डायरेक्टली हमारा सॉलिड के फॉर्म में जो आता है उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। इस प्रोसेस को डायरेक्टली गैस टू सॉलिड में आता है इसीलिए हम इसको कहते हैं डिपोजिशन। तो इसके बाद हम देखेंगे एंथैल्पी को एंड एंट्रोपी को। तो एंथैल्पी पे एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है, मतलब एंथैल्पी की ऑर्डरनेस क्या होती है, किसमें कम एंथैल्पी होती है और किसमें ज़्यादा एंथैल्पी होती है। तो अब देखो सपोज अगर मैंने कोई सॉलिड लिया, अब ये मैंने ले लिया सॉलिड। अब इस सॉलिड को मैंने क्या किया, इस सॉलिड को मैंने हीट कोई भी मैंने प्रोवाइड नहीं की, इस सॉलिड को फॉर्म करने के लिए मैंने कोई भी इसको हीट प्रोवाइड नहीं की है। इसका मतलब इसका जो हीट कंटेंट है वो, इसका हीट कंटेंट क्या है, इसका हीट कंटेंट बहुत कम है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस सॉलिड को मैंने अब हीट प्रोवाइड की, इसको मैंने अब टेम्परेचर इसका मैंने इंक्रीज किया, इसको मैंने हीट प्रोवाइड की। तो क्या हो गया, ये जो मेरा सॉलिड है ये मेरा कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर। अब इसको मैंने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो क्या होगा, ये मेरा सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर। अब ये जो लिक्विड है मेरा, इस लिक्विड को फॉर्म करने के लिए क्या मैंने इसको हीट प्रोवाइड की है, तो हाँ मैंने इस लिक्विड को फॉर्म करने के लिए इसको हीट प्रोवाइड की है, यहाँ पे मैंने इसको हीट प्रोवाइड की थी, तभी जाके मेरा ये सॉलिड जो है मेरा लिक्विड में आ गया। तो इस लिक्विड का जो हीट कंटेंट है, अगर मैंने इसको हीट प्रोवाइड की है तो क्या है, इस लिक्विड का जो मेरा हीट कंटेंट है वो ज़्यादा है, इसका जो हीट कंटेंट है वो ज़्यादा है सॉलिड से, क्योंकि सॉलिड को मैंने फॉर्म करने के लिए मैंने कोई हीट प्रोवाइड नहीं की थी। लेकिन अब क्या किया मैंने, ये जो मेरा लिक्विड है इसको मैंने और हीट प्रोवाइड की, इस लिक्विड को मैंने और हीट प्रोवाइड की, तो क्या हो गया, ये जो मेरा लिक्विड है ये मेरा लिक्विड चला गया गैस के फॉर्म में। अब ये जो मेरा गैस फॉर्म में जो मेरा मैटर प्रेजेंट है, इसको फॉर्म करने के लिए, इस गैस को फॉर्म करने के लिए क्या मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, तो हाँ मैंने इसको एक बार नहीं 2 बार मैंने इस गैस को फॉर्म करने के लिए मैंने इसको हीट प्रोवाइड की थी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको हीट प्रोवाइड की थी, तब जाके मेरा ये गैस फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब जो मेरा इसके अंदर जो मेरा हीट कंटेंट है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इसको 2 बार हीट प्रोवाइड की थी, सबसे ज़्यादा मैंने इसको हीट प्रोवाइड की थी, इसीलिए इसका जो हीट कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा है।
अब ये जो हीट कंटेन होता है यही होती है हमारी एंथैल्पी। तो अब इसका ऑर्डरनेस अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे एंथैल्पी जो है सबसे कम एंथैल्पी हमारी सॉलिड के अंदर होती है, उससे ज़्यादा जो एंथैल्पी हमारी वो लिक्विड के अंदर होती है, और सबसे ज़्यादा जो एंथैल्पी वो होती है हमारी गैस के अंदर। अब देखो यहाँ पे सॉलिड में सबसे कम एंथैल्पी है, उससे ज़्यादा हमारी लिक्विड के अंदर, और सबसे ज़्यादा एंथैल्पी हमारी गैस के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होती है हमारे मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस, या फिर हम उसको कह सकते हैं एंट्रोपी मतलब मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। देखो जिस मैटर के अंदर मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं, मतलब जिसके अंदर रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा डिसऑर्डर में प्रेजेंट होता है, जिसकी ऑर्डरनेस बहुत कम होती है, उसी को हम कहते हैं उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर में कौन है? सबसे ज़्यादा ऑर्डर में मेरा सॉलिड है। इसका मतलब सॉलिड में जो है वो डिसऑर्डरनेस सबसे कम है। अब लिक्विड में भी थोड़ा बहुत सा हमारा डिसऑर्डरनेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिसऑर्डरनेस है, सबसे ज़्यादा बिखरे हुए जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो हमारे गैस के हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैस की जो एंट्रोपी है वो गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा है। गैस की जो एंट्रोपी है वो गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डरनेस है वो बहुत ज़्यादा है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो एक मॉलिक्यूल कहाँ पे है। तो जब हम लिक्विड को देखें तो लिक्विड के अंदर भी डिसऑर्डरनेस है, लेकिन गैस से उसका डिसऑर्डरनेस कम है, और ऑर्डरनेस भी इसके अंदर है और डिसऑर्डरनेस भी इसके अंदर है। तो इसको हम कहेंगे, इसकी जो एंट्रोपी है हमारी, वो एंट्रोपी गैस से इसकी एंट्रोपी कम है, लेकिन इसके अंदर भी एंट्रोपी प्रेजेंट है, मतलब इसके अंदर भी डिसऑर्डरनेस हमारा प्रेजेंट है। और जब हम सॉलिड को देखेंगे तो सॉलिड के अंदर क्या है? सॉलिड के अंदर ऑर्डरनेस सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब इसके अंदर जो डिसऑर्डरनेस है, इसके अंदर जो एंट्रोपी है वो सबसे कम इसकी एंट्रोपी है। एंट्रोपी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो अगर हम डिसऑर्डरनेस का अगर हम मेजरमेंट करें तो सबसे ज़्यादा हमारा डिसऑर्डरनेस हमारा गैस के अंदर, इसीलिए गैस की एंट्रोपी ज़्यादा है। लिक्विड के अंदर भी हमारा डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट होता है, लेकिन गैस के कंपेयर में इसके अंदर कम डिसऑर्डरनेस है, इसीलिए इसकी एंट्रोपी गैस से कम है। और सबसे कम एंट्रोपी हमारी सॉलिड की है अंदर है, क्योंकि सॉलिड के जो एटम्स है वो सभी रेगुलरली और अच्छे तरीके से ऑर्डर में इसके सब एटम्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसके अंदर जो डिसऑर्डरनेस है वो कम है, और इसीलिए इसके अंदर जो हमारी एंट्रोपी है वो भी एंट्रोपी हमारी इसके अंदर कम है। तो जब हम देखें, अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि जो हमारी एंट्रोपी है, सबसे कम एंट्रोपी हमारी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होती है, उससे ज़्यादा एंट्रोपी हमारी लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होती है, और सबसे ज़्यादा एंट्रोपी जो होती है वो हमारी गैस के फॉर्म में हमारी सबसे ज़्यादा एंट्रोपी प्रेजेंट होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट को। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट। मतलब देखो, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर को सॉलिड मेल्ट होता है। अब देखो, ये जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? जिस टेम्परेचर को सॉलिड जो है मेरा सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर को मेरा जो लिक्विड है, जिस टेम्परेचर को मेरा लिक्विड कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है गैस के अंदर, उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और फिर कंडेंसेशन पॉइंट क्या है? ऐसा पॉइंट जिस टेम्परेचर को हमारा जो गैस है वो गैस कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है हमारे लिक्विड के अंदर, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। एंड हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर को हमारा जो लिक्विड है वो लिक्विड स्टार्ट होता है कन्वर्ट होना हमारे सॉलिड के अंदर, उसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने क्या किया? हमने हमारी सबसे पहले जो हमारी कन्वर्जन की सब टर्म थी उसको हमने स्टडी किया, उसके मैकेनिज्म को हमने देखा कि कैसे कन्वर्जन होता है। उसके बाद में हमने एग्जांपल देखा, जो हमारा आइस है वो आइस हमारा वाटर में जाता है, वाटर से स्टीम में जाता है, स्टीम से वाटर में आता है, वाटर से आइस में जाता है, इसको भी हमने समझा। उसके बाद में हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट को देख लिया। हमने एंथैल्पी एंड एंट्रोपी को भी हमने समझ लिया।